Morning student. Today we are study chapter number 3 the Delhi Sultans. It's my lecture number 2. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ा था. सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ये वाली आपने चार्ट लिस्ट पढ़ी थी कि दिल्ली सुल्तान पर दिल्ली पे किस किस का कैपिटल बनाया, किस किस राजाओं का राज्य रहा. तोमर से स्टार्ट हुआ था, है ना, एंड लोधी वंश तक हमने देखा था कि किस ईयर में कहाँ तक किस राजा का शासन रहा है. देन हमने फाइंडिंग आउट पढ़ा था अबाउट द दिल्ली सुल्तान के बारे में. हमें कैसे पता चला, तारीख और तवारीख आपको याद होगा, है ना. देन हमने क्या पढ़ा था? गैरिसन टाउन पढ़ा था, है ना. याद आया कि गैरिसन टाउन किस तरह से एक्सपेंशन हुआ गैरिसन टाउन्स में. हाँ, तो टुडे अब हम इससे थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक. ठीक है, तो अब हमने देखा था कि गैरिसन टाउन एक्सपेंशन हो गया था, है ना, एक्सपेंशन हो गया था. देन क्या नीड थी? जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी नीड क्या थी? गवर्नर की थी. एक रिलायबल उन्हें गवर्नर मिले या एडमिनिस्ट्रेटर मिले. ठीक है, तो अब इससे पहले दिल्ली के जो पहले वाले जो सुल्तान थे, विशेषकर इल्तुतमिश, है ना, वो क्या करते थे? कोई सामंत और जमींदार जो हमने पढ़े थे उनकी जगह एक विशेष स्पेशल टाइप के गुलामों को अपना गवर्नर नियुक्त करना, अपॉइंट करना पसंद करते थे. ठीक है, इन गुलामों को बंदगा कहा जाता है. फारसी में इन्हें क्या कहते हैं हम? बंदगा. इन्हें आर्मी में अपनी सर्विसेज के लिए खरीदा जाता था, है ना. बहुत सारे राज्य थे वहाँ पर, बहुत हायर पोस्ट पर एज ए गवर्नर इन्हें किस तरह से काम किया जाएगा इसके लिए इन्हें ट्रेन किया जाता था. और ये क्या था? पूरी तरह से जो भी इन्हें अपॉइंट करता था उस पर डिपेंड थे. इसलिए जो भी सुल्तान था उसके सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र यही लोग हुआ करते थे. क्लियर? तो इस टॉपिक में हमने अभी ये पढ़ा. अब जो खिलजीज थे और तुगलक थे मेनली बंदगा का इस्तेमाल करते थे. साथ ही साथ वो निम्न वर्ग के लोगों के, जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, है ना, जो कि उनके आश्रित थे, उनको ऊंचे एक पॉलिटिकल पोस्ट दे रहे थे. जैसे कि उसे कमांडर बना दिया, सूबेदार बना दिया, जो कि निम्न कास्ट के, लोअर कास्ट के लोग थे. ठीक है, इसके कारण क्या आने लगी कि अनस्टेबिलिटी आने लगी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आने लगी. अब फर्स्ट आपका जो ऊपर टॉपिक दिख रहा है इसमें इसी क्या है? देन सेल्फ एंड क्लाइंट, ये वाला जो टॉपिक लिखा हुआ है इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आने लगी. तो जो स्लेव्स थे और क्लाइंट थे, है ना, अपने जो ऑनर थे उनके प्रति तो वफादार थे, लेकिन उनके हायर्स के प्रति वफादार, मतलब उनके जो उत्तराधिकारी बनेंगे, उनके जाने के बाद जो उस पोस्ट पर आएगा, जो राजा बनेगा, उनके प्रति उत्तराधिकारी के प्रति रेस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा नहीं थे. क्योंकि जो भी नया सुल्तान आ रहा था उनके खुद के नौकर रहते थे, है ना. और अब नया सुल्तान कोई सिंहासन पे आ गया तो पुराना वाला एक गवर्नर अलग है और नया वाला अलग गवर्नर आ जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? टकराहट शुरू हो जाएगी, है ना. और एक तो ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था. दूसरा क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कि जितने भी हायर क्लास के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि लोअर कास्ट के लोगों को कहाँ पर पहुँचा दिया है, अपर अच्छी पोस्ट दे दी है. तो एक इस तरह की उनका कॉन्फ्लिक्ट ये भी था. तो इस तरह से दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट थे कि जो कि वहाँ पर जो दिल्ली सुल्तान है, खिलजीज और तुगलक, ये फेस कर रहे थे. क्लियर? देन अब हम थोड़ा सा इनकी सेना के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले वाले जो सुल्तान थे, खिलजी और तुगलक है, इनने एक पर्टिकुलर अपने जो कमांडर थे, है ना, उनको एक पर्टिकुलर एरिया डिवाइड कर दिया था कि इस एरिया को यहाँ का कमांडर संभालेंगे. ये एरिया क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे. और इन्हें संभालने वाले इक्तदार कहलाते थे या मुक्ति भी कहलाते थे. क्लियर? एरिया को क्या कहते थे? इक्ता. एंड इसको संभालने वाले को क्या कहते थे? इक्तदार या मुक्ति. ठीक है, जो ये मुक्ति थे इनका फर्ज था कि सबसे पहले तो सैनिकों का लीडरशिप करना, जितने भी सोल्जर्स हैं उनको लीडरशिप करना. सेकंड, अपने इक्तो मतलब अपने एरिया में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, है ना.
अब इन सैनिकों को से मतलब ये जो काम करते थे इन्हें क्या पैसा मिलता था क्या? नहीं, इन्हें एक सैलरी, पर्टिकुलर सैलरी नहीं मिलती थी। ये क्या करते थे, अपने एरिया में टैक्स वो करते थे, टैक्स लेते थे, है ना। टैक्स के रूप में जितने भी इनको मनी मिलती थी उससे ये अपने जितने भी सोल्जर्स थे उनका पेमेंट करते थे, बाकी खुद रखते थे। अब क्या है कि ये जो मुक्ति थे, इन पर अगर यही वहाँ के ओनर हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत होगी ना, जो किंग रहेगा। तो किंग ने क्या कर रखा था कि जो मुक्ति लोग हैं पूरी तरह से इनका कंट्रोल नहीं हो जाए या ये हमसे गद्दारी नहीं कर ले, इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि ऐसा नहीं कि एक मुक्ति है तो उसके बाद उसका बेटा मुक्ति बन जाएगा। इसकी जगह उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसकी जगह उन्होंने क्या किया था, थोड़े थोड़े टाइम के लिए एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे आज यहाँ का मुक्ति ये है, आने वाले कुछ टाइम के बाद, साल या 2 साल बाद, उस मुक्ति को चेंज करके दूसरे एरिया में भेज देंगे और यहाँ पर दूसरा मुक्ति आ जाएगा। तो एक मुक्ति ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज टाइम के लिए उसी एरिया में रह रहा होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इजी हो गया। राजा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। और जितने भी मुक्ति थे इनके द्वारा जितना भी खर्च किया जाता था उन सब का हिसाब भी राजा के जो अपॉइंटेड लोग थे वो रखते थे। क्लियर? तो इस टॉपिक में अभी हमने ये पढ़ा। अब ये जो आपके पास सामने आ रहा है एज ए दिल्ली सुल्तान, इस वाले में क्या दिया हुआ है कि ये बहुत सारे दूर दूर के इलाकों में जब अपना कंट्रोल, मतलब इन्होंने अपना वो तो कर लिया है ना, लेकिन बहुत दूर दूर इलाकों में जो सामंत थे और जो जमींदार थे उन्होंने कंट्रोल करने के लिए अपने आगे झुकने को बाध्य कर लिया। अब पहले क्या होता था, जितने भी टैक्स होते थे इनके कंट्रोल के पहले, तो जितना भी टैक्स होता था वो सामंत लेते थे या वहाँ के जमींदार लोग लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जितने भी हायर लोग थे वहाँ पर, राजा ने क्या किया कि इन सबको भी टैक्स देना है, ठीक है, और इनसे भी अब ये टैक्स लेने लगे। और सुल्तान ने क्या किया कि वहाँ की लैंड के अकॉर्डिंग टैक्स लेना शुरू किया, ठीक है। और 3 तरह के टैक्स लेते थे ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज। खराज मतलब जो एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लिया जाता था उसे खराज कहते थे। ये फार्मर की जितना भी फार्मर ग्रो कर रहा है उसका 50% होता था। 50% टैक्स एज ए फार्मर उसे देना पड़ता था। दूसरा टैक्स है कैटल पे और थर्ड तरह का टैक्स था घरों पर, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इन्होंने अपना साम्राज्य तो फैला लिया था, ठीक है, लेकिन हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारा बड़ा होने के कारण दिल्ली में बैठे बैठे सुल्तान के कुछ अधिकार के बाहर हो गया था। बहुत सारा एरिया दिल्ली के सुल्तान के बाहर भी हो गया था। जैसे दिल्ली से बंगाल बहुत दूर था तो वहाँ पर कंट्रोल करना बहुत कठिन हो रहा था। वैसे ही दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में भी क्या हुआ कि जो उन्होंने एक बार जीत तो लिया, लेकिन जीतने के बाद दोबारा से वो एरिया क्या हो गया था, फ्री हो गया था, है ना। और अब उन्होंने इस तरह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर रहे थे। मतलब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, बहुत सारे इलाकों में अपना कंट्रोल जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार तो जमा लिया था, लेकिन वो कुछ समय तक ही रह पाता था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो अब इतना सब कुछ हो गया। देन क्या हुआ, मंगोल्स के बारे में थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं कि जो चंगेज खान थे, है ना, जो चंगेज खान थे, उनके नेतृत्व में मंगोल्स पर नॉर्थ ईस्ट ईरान में टॉक्साक्सियाना पर हमला किया गया, है ना। अब वहाँ हमला किया, उसके बाद वो सीधे कहाँ आ गए, दिल्ली पर आ गए। दिल्ली पर भी उन्होंने अटैक कर दिया। देन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इनके शासनकाल में दिल्ली पर मंगोल्स का कई बार अटैक हुआ है और उनको उसके कारण क्या हुआ, एक अच्छी सेना, खुद की सेना को एक अच्छी आर्मी स्टैंड करनी पड़ी, एक अच्छी, ताकि वो मंगोल्स का अटैक संभाल सके। क्लियर? तो इसमें यही दिया हुआ है। अब आपकी बुक में यहाँ पर 2 शासक का, 2 रूलर्स के डिफरेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद तुगलक।
हम वन बाय वन देखते हैं कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पे 2 बार अटैक हुए, ठीक है। और उसने एक बहुत बड़ी आर्मी स्टैंड कर ली थी इसके लिए, इसके अटैक से लड़ने के लिए। इसी तरह से अगर हम मोहम्मद तुगलक का भी फर्स्ट देखते हैं तो उन्होंने भी अटैक हुआ है उनके ऊपर भी, लेकिन जब वो अटैक हुआ तो मंगोल्स क्या हो गए थे, उनसे हार गए थे। और उनको मतलब मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि ट्रांसऑक्सियाना पर भी वो अटैक की योजना बना रहे थे, ठीक है। उन्होंने अपनी सेना को इस तरह से बिल्ड कर लिया था। सेकंड वाले लाइन में देखिए, सेकंड में अलाउद्दीन जो थे उन्होंने अपना सैनिकों के लिए सीरी में गैरिसन शहर बनाया था, ठीक है। और इसकी जगह मोहम्मद जो तुगलक थे उन्होंने गैरिसन शहर कहाँ पर, दहली कुहाना में अपना गैरिसन शहर बनाया था। और उसके लिए वहाँ पर जो रह रहे थे उनसे खाली करवा लिया था और वहाँ पर क्या बना दी थी, मिलिट्री हेडक्वार्टर बना दिया था। और जो वहाँ जो लोग रह रहे थे उन्हें नई जगह दौलताबाद में साउथ में भेज दिया गया था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड में क्या है कि सैनिकों को मेनली फीड करने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था उन्होंने क्या किया, गंगा यमुना के बीच की जो लैंड था उसमें टैक्स वसूलना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने उसे क्लीन करके, हमने पढ़ा था, उन्होंने उसे क्लीन करवा दिया और वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रो करना शुरू किया। तो वहाँ से 50% टैक्स आता था और एग्रीकल्चर हो ही रहा था तो ग्रेन्स वगैरह वहाँ से मिल जाती थी। तो इस तरह से उनकी जो सैनिक थे उनका फीड करने की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर ली थी। उसी जगह मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था कि सेना को खिलाने के लिए उस इलाके से ही ग्रेन्स लेना इकट्ठा कर दिया था। लेकिन जो सैनिक हैं उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, बहुत सारे एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाए थे, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर क्या हो गया था, एक अकाल पड़ गया था, तो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। देन फोर्थ में हम देखते हैं कि फोर्थ में क्या हो रहा है कि सैनिकों को सैलरी भी देनी होती थी, पेड भी करना होता था उन्हें। तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि सैनिकों को एकता के स्थान पर, है ना, नगद वो कैश देते थे, कैश देना किया। तो सैनिक क्या करते थे, उनको जो ज़रूरत होती है वो ट्रेडर से खरीद लेते थे। अब डाउट ये था कि ट्रेडर्स ऐसा नहीं है कि अपनी चीज़ों की रेट हाई कर ले, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि चीज़ों पर कंट्रोल रहे, इसलिए कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया था जो कि उनकी रेट को देखते रहते थे, ऑब्जर्व करते रहते थे, और ताकि वो रेट हाई नहीं हो जाए। इसकी जगह मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, वो भी कैश ही पेमेंट करते थे अपने सोल्जर्स को, लेकिन रेट पर कंट्रोल करने की जगह उसने क्या किया था, कुछ जो टोकन बना दिया था। जैसे आजकल हमारे नोट करेंसी चलते हैं ना, इस तरह के कुछ टोकन चलाई थी, जो कि सोने चांदी के पहले कॉइन्स होते थे, उसकी जगह उन्होंने क्या किया था, एक अलग सस्ती मेटल के कॉइन्स चला दिए थे, ठीक है। अब उन्होंने वो तो चला दिए, लेकिन अब क्या हुआ, जो लोग थे वो भी बहुत तेज थे, उन्होंने अपने सोने चांदी के सिक्के तो बचा लिए और इस तरह के टोकन को टैक्स के रूप में देने लगे। और इस तरह के जो टोकन थे वो थोड़े से चीप, मतलब जाली भी बना लेते थे, तो वो आसानी से कोई भी बना लेता था, तो इस तरह से उनकी ये योजना फेल हो गई थी। एंड लास्ट है कि जो अलाउद्दीन हैं उन्होंने उनके जो जितने भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कदम जो उठाए ना, उसके लिए काफ़ी सफल रहे हैं। जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उनकी कभी, जैसे बाज़ार में उन्होंने किस तरह से रेट हाई नहीं होने दिए, किस तरह से बाज़ार को कंट्रोल किया, इन सब के लिए काफ़ी उनकी प्रशंसा की है। वहीं मोहम्मद तुगलक ने जितने भी प्रशासनिक कदम उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी उनका रहा है वो बहुत असफल रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उन्होंने कश्मीर पर अटैक किया था जो कि पूरी तरह से फेल हो गए थे वो उसमें। तब उन्हें तुरान पर भी जो अटैक करने का इरादा था वो छोड़ दिया, है ना, और अपने विशाल सेना को भी उन्होंने हटा दिया वहाँ से। और उन्होंने जो दौलताबाद शिफ्ट किया था उसके कारण भी उन्हें काफ़ी सारी परेशानी उठानी पड़ी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में मोहम्मद तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इन दो रूलर्स का दोनों के बीच का कंपेयर किया कि किस तरह से किस रूलर का किस तरह का रहा है। तो इन तमाम असफलताओं की गिनती अगर हम करें तो कई बार हम ये भूल जाते हैं कि दिल्ली के सुल्तान ने
मंगोल जो थे उनको भी जीतने की योजना बनाई थी, ठीक है। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा था क्या, है ना, वहीं तुगलक द्वारा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी क्या था, आर्मी बहुत अच्छी थी उनकी, वहीं तुगलक द्वारा जो मंगोलों के विरुद्ध सैनिकों की जो उन्होंने बनाई थी योजना, वो भी काफ़ी सॉलिड थी। दोनों में हम कंपेयर करें तो यही हमें समझ में आता है। देन हमारा लास्ट टॉपिक है द सल्तनत इन द 15 एंड 16 सेंचुरी, कि ये अभी तो हमने दोनों वंश की बात कर ली, अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक की। अब क्या इसके बाद भी हमने टेबल में देखा था ना कि इसके बाद भी टेबल में था कि लोधी वंश रहा है ना, लोधी डायनेस्टीज आई है, तो ठीक है। तो अब उसकी हम बात करते हैं, ये कब आई, 1526 में, ठीक है। लोधी डायनेस्टीज का राज रहा जब तक, क्या रहा कि जितने भी जौनपुर था, बंगाल था, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे साउथ इंडिया में अलग अलग इंडिपेंडेंट रूलर खड़े हो गए थे, और उनकी एक बहुत अच्छा वेल्थ और बहुत अच्छी कैपिटल्स थी, सभी राज्य बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे। और इसी काल में क्या हुआ, अफगान और राजपूत जैसे नए शासक भी उभर कर आ गए थे। तो इस काल में कुछ स्टेब्लिश राज्य, कुछ तो छोटे हो गए पर शक्तिशाली थे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होने पर भी क्या थे, पावरफुल थे, और उनका शासन भी बहुत ज़्यादा कुशल और पूरा सिस्टमेटिक चल रहा था। तो शेरशाह सूर जो थे 1540 से 1545 तक बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके से उन्होंने एक प्रबंधक का काम शुरू किया था, एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम शुरू किया था, और आगे चलकर उन्होंने इतनी उन्नति की कि मुग़ल जो सम्राट थे हुमायूं, उनको तक भी चुनौती दे दी थी और उनको भी हरा दिया था। तो शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके अपना स्वयं का एक इस्टेब्लिश कर दिया था, कि दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली को अपने पावर में ले लिया था। देन सूरवंश के केवल 15 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन अपने प्रशासन में उन्होंने किसको फॉलो किया, अलाउद्दीन खिलजी को। कई सारे उन्होंने उनके ही तरीके अपनाए और उन्हें भी क्या कर दिया, उनको और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चले। इसी तरह जो हमारे अकबर हुए हैं, जो कि बहुत ग्रेट रूलर रहे हैं, उन्होंने भी उन्हीं को, अलाउद्दीन मतलब शेरशाह को ही फॉलो किया, उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन को आगे जाके फॉलो किया। तो इस तरह से हमने इस लेसन में दिल्ली सल्तनत के बारे में जाना है कुछ। आगे इससे ज़्यादा और स्टडी करेंगे, तब तक के लिए गुड।